तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन का। तो आखिरकार सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? तो हम लोग जब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन का, तो सेल का क्या होता है? ये आउटर स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन सेल का क्या होता है? आउटर स्ट्रक्चर होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल का क्या होता है? आउटर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये तो पता होगा कि अगर बेसिकली एक सर्कुलर लूप ले लिया जाए इस तरीक़ा से, ठीक है ना, तो ये हो गया क्या? एक तरह से हम लोग ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है? सेल है। ठीक है ना? बीच में एक छोटा सा ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये हो जाता है मेरा क्या? यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाता है। ठीक है, और ये सबसे बाहर वाला जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चा? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है ना? तो आउटर स्ट्रक्चर सेल का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे कि जो सेल मेम्ब्रेन को जो डिस्कवर करने का जो काम किया था, ठीक है ना, क्या किया था? डिस्कवर करने का काम किया था। उस साइंटिस्ट का जो नाम होता है ना, उस साइंटिस्ट का यहाँ पर नाम है सिंगर एंड निकोलसन। इस टर्म को आप याद करके रखिएगा। ये तो बेसिक टर्म है, इसको सब पता होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है, साइंटिस्ट के नाम जोड़ के आपको नीट के एग्ज़ाम में पूछ देगा। तो आपको याद रहना चाहिए यहाँ पे कि सेल मेम्ब्रेन का जो डिस्कवरी किया था वो कौन किया था? तो सिंगर एंड निकोलसन किया था। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन का सिंगर एंड निकोलसन डिस्कवरी किया, ये बात हो गई। अब ये जो सिंगर एंड निकोलसन था ना, सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक थियोरी को पब्लिश करता है। किसको पब्लिश करता है? यहाँ पे एक थियोरी पब्लिश करता है, जिस थियोरी का नाम होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उस थियोरी का नाम क्या होता है बच्चा? यहाँ पे फ्लूइड मोजाइक, ठीक है ना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, याद करके ये चीज़ रखिएगा। यानी सेल मेम्ब्रेन का जो डिस्कवरी किया था, वो सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर करने वाला इंसान कौन था? तो सिंगर एंड निकोलसन था। और सिंगर एंड निकोलसन ने ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टीज़ कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन का बिहेवियर कैसा होता है, इनके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सिंगर एंड निकोलसन ने जिस थियोरी का फॉर्मुलेशन किया, जिस थियोरी को दिया ना, उस थियोरी का नाम यहाँ पर क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसको याद करके आप स्टार मार्किंग करके लिख लीजिएगा। ठीक है, या ये तो वीडियोस पूरा ही आपका स्टार मार्किंग होगा, क्योंकि वही चीज़ हम कंटेंट आपको पढ़ाएंगे जो नीट एग्ज़ाम में पूछने वाला है। ज़्यादा वीडियोस को लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इत्मीनान से बार बार बोल रहे हैं कि आप इस वीडियोस को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें वही टॉपिक आपको दिया जाएगा जहाँ से एग्ज़ाम में पूछने वाला है। ठीक है ना? तो सेल मेम्ब्रेन का डिस्कवर कौन किया? सिंगर एंड निकोलसन ने किया। और इसके द्वारा जो थियोरी दिया गया है ना, उस थियोरी का क्या नाम होता है? तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है। ठीक है, अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या बोलता है? तो फ्लूइड मोजाइक बोलता है यहाँ पे, अगर हमको फ्लूइड मोजाइक मॉडल समझना है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा बच्चा? यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन याद करके रखिएगा। यानी जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन को समझने से पहले हम लोग को क्या समझना पड़ेगा? यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखो, कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कहते किसको है? तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट कहने का मतलब होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, जिस एलिमेंट से, जो भी एलिमेंट से मिलकर बना होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और इस बात को याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन का जो डिस्कवर्ड हुआ था, सेल मेम्ब्रेन जो डिस्कवर्ड हुआ था, वो एक्सपेरिमेंट जो किया गया था ना, वो सब जो था ना रेड ब्लड सेल्स के ऊपर में डिस्कवरी किया गया था। ठीक है ना? यानी जब हम लोग जो आज पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के पास कौन कौन सा प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन कितना % होता है, कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कितना होता है, लिपिड का कितना % होता है, तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट से सामने आया, तो जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये कंपोनेंट हम लोग पढ़ते हैं आज, वो जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया गया था? तो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर में किया गया था। याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कंपोनेंट के बारे में डिस्कवरी जो हुआ था, वो किस पर किया गया था? तो रेड ब्लड सेल्स पर किया गया था। ठीक है ना? और रेड ब्लड सेल्स क्या होता है? ब्लड का कंपोनेंट होता है। तो जब रेड ब्लड सेल्स को देखा गया ना, तो रेड ब्लड सेल्स के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये इनिशियली पता किया गया था कि जो सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट होता है
वो मेनली दो कंपोनेंट होता है इनिशियल टाइम में, ठीक है। इनिशियल टाइम में क्या बताया गया था कि जो सेल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट होता है, जो सेल मेम्ब्रेन जिससे मिलकर बना होता है ना, वो बताया गया एक तो होता है क्या, लिपिड होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, प्रोटीन होता है। यानी इनिशियल टाइम में क्या बताया गया कि कंपोनेंट जो होता है सेल मेम्ब्रेन का, उसमें दो कंपोनेंट होता है मेजर, एक तो लिपिड होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोटीन कंपोनेंट होता है, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद ये बताया गया कि लिपिड जो होता है ना वो 40%, यानी सेल मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसमें 40% भागीदारी किसका होता है, तो लिपिड का होता है, और 52% जो होता है कंपोनेंट वो कौन होता है, प्रोटीन होता है। यानी सेल मेम्ब्रेन में 52% क्या होगा तुम्हारा, प्रोटीन होगा, और 40% क्या होगा, लिपिड होगा। तो ये बात समझ में आ गया। फिर जब आगे एक्सपेरिमेंट हुआ ना बच्चा, तो ये भी बताया गया यहाँ पे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, लिपिड और प्रोटीन के अलावा एक और सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। यानी शुरुआती टाइम में, इनिशियल टाइम में क्या बताया गया था कि जब सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट के बारे में बताया जा रहा है तो ये बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट होता है वो लिपिड और प्रोटीन होता है, और लिपिड और प्रोटीन के साथ में क्या होता है, एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो लिपिड कितना परसेंट होता है बच्चा, 40% लिपिड होता है, प्रोटीन कितना परसेंट होता है, तो 52% प्रोटीन होता है, ठीक है ना, और रेस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट और आगे गया तो एक्सपेरिमेंट में ये भी बताया गया यहाँ पे कि जो लिपिड होता है ना, वो लिपिड बाई लेयर होता है। लिपिड क्या होता है, बाई लेयर होता है। लिपिड बाई लेयर कहने का मतलब होता है लिपिड का दो लेयर होता है। एक लेयर जो होता है आउटर लेयर होता है, ठीक है ना, एक लेयर कैसा होता है, आउटर लेयर होता है, और दूसरा लेयर जो होता है ना वो क्या होता है, इनर लेयर होता है, ठीक है। सॉरी, यानी लिपिड का तुम्हारा कितना लेयर होता है, तो दो लेयर होता है, और वो भी कैसा होता है, बाई लेयर होता है। जैसे चलो जी देखते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर तो कंपोनेंट की जो हम लोग बात किए हैं, तो कंपोनेंट में क्या है, एक तो लिपिड है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट है जो माइनर अमाउंट में है, और प्रोटीन जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में है। तो प्रोटीन जो होता है वो 52% सेल मेम्ब्रेन का होता है, लिपिड जो होता है वो 40% होता है, और रेस्ट अमाउंट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके साथ ही अदर कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो इतनी बात कर लिए। अब ये जो बाई लेयर लिखा हुआ है, लिपिड कितना लेयर प्रेजेंट होता है, तो लिपिड का दो लेयर प्रेजेंट होता है। कितना लेयर प्रेजेंट होता है, दो लेयर। मान लेते हैं कि इस तरीके से क्या होता है, लिपिड का लेयर प्रेजेंट होता है, तो ये अपर वाला एक लेयर हो जाता है, एक लोअर लेयर हो जाता है, ठीक है ना। तो याद करके रखिएगा कि जो लिपिड प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, वो कितने लेयर में प्रेजेंट होता है, तो दो लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से प्रोटीन का जो भी होता है ना, तो प्रोटीन भी कितने पार्ट में डिवाइड रहता है, तो प्रोटीन भी जो होता है ना, प्रोटीन दो तरह का प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कि जिस तरीके से लिपिड का बाई लेयर होता है, यानी लिपिड दो लेयर में पाया जाता है, उसी तरीके से प्रोटीन जो होता है दो तरीके से पाया जाता है। एक प्रोटीन जो होता है ना वो इनर साइड में होता है, और एक प्रोटीन जो होता है ना वो आउटर साइड में होता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब होता है कि जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, लेयर है लिपिड का, तो ये लिपिड हो गया। यहाँ पे इंडिकेशन देख लेते हैं, ये भी क्या है तुम्हारा, यहाँ पे लिपिड है बच्चा, ठीक है। तो एक प्रोटीन जो होगा ना वो क्या करेगा तुम्हारा कि ये जो लिपिड का दोनों लेयर है ना, इसके बीच में पाया जाएगा, ठीक है ना। तो लिपिड के दोनों लेयर के बीच में जो प्रोटीन पाया जाता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। यानी जो दो लिपिड के दोनों लेयर के बीच में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको बोल सकते हैं इनर प्रोटीन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके साथ में इस इनर प्रोटीन का जो दूसरा नाम होता है उसको बोल सकते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स बोल सकते हैं, या इसी प्रोटीन को बोल सकते हैं हम लोग क्या, इंटीग्रल प्रोटीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन बोल सकते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन जो लिपिड के दोनों लेयर के बीच में पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, यहाँ पे इनर प्रोटीन बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स बोल सकते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन बोल सकते हैं। इसमें कोई भी आप दिक्कत नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आउटर प्रोटीन जो होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बाहर रहता है, तो बाहर में इंट्रिंसिक, ठीक है ना। यानी बाहर वाले प्रोटीन को क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है ना। या इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, आउटर प्रोटीन बोल सकते हैं। बात समझ में आया ना, ठीक है ना। तो
लिपिड का 2 लेयर, एक 2 लेयर दोनों तरफ से होगा, और प्रोटीन का 2 लेयर होता है। जैसे 2 तरह का प्रोटीन होता है, इनर प्रोटीन और आउटर प्रोटीन। इनर प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, आउटर प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन्स भी कहा जाता है, तो ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, वो लिपिड जो होता है ना, वो फॉस्फोलिपिड के कंडीशन में होता है। यानी फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में कौन पाया जाता है, तुम्हारा लिपिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यानी लिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट होता है ना, वो किस फॉर्म में पाया जाता है, तो फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड कहने का मतलब तुम्हारा यहाँ पर क्या, फॉस्फेट और प्लस में क्या होता है, लिपिड का एक कंपोजिशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि लिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन में वो किस फॉर्म में पाया जाता है, तो फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में पाया जाता है। और ये जो होता है फॉस्फोलिपिड, उसमें फॉस्फेट ग्रुप और प्लस में लिपिड दोनों प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। बात आई समझ में, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग समझना चाहेंगे यहाँ पर, अगर थोड़ा सा फिगर को अगर देखा जाए तो ये फिगर को देख बच्चा यहाँ पे, तो ये फिगर क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन का ये फिगर है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के फिगर में ये देख तुम्हारा कि ये इंडिकेट कर रहा है तुम्हारे यहाँ पे, जैसे ये देखो इस तरीके से जो इंडिकेट कर रहा है, ये जो होता है ना, ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है, यानी लिपिड बाइलेयर होता है। आप देख सकते हैं कि ये प्रोटीन जो होता है ना, ये तुम्हारा दिख रहा है यहाँ पे कि ये प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। और जो कुछ प्रोटीन होता है इंटीग्रल प्रोटीन तो बीच में पाया जाता है, इसके अलावा जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, यानी जो बाहर वाले प्रोटीन होते हैं, वो देखो सरफेस पर क्या करते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा कि सरफेस के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो लेयर के बीच में पाए जाते हैं, और जो पेरिफेरल यानी कहने का मतलब आउटर प्रोटीन होते हैं ना, वो सरफेस पर होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या रखा है यहाँ पे, पेरिफेरल प्रोटीन रखा गया है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर क्या शुगर होता है, शुगर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है। कोलेस्ट्रॉल है तुम्हारा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या प्रोटीन है, लिपिड है, ठीक है ना, और साथ में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो याद करके रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन का जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो कौन होता है, तो लिपिड होता है जो 40% पाया जाता है, प्रोटीन जो होता है वो 52% पाया जाता है, और साथ में ही कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो आप एक तरीके से इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये देख ले थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग चलो तो हम लोग समझते हैं क्या, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बात, फ्लूइड मोजाइक मॉडल को दिया कौन था, तो इसको देने का काम कौन किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने इस थियरी को दिया था, ठीक है। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल में क्या समझना है, हमें क्या समझाना चाहता है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात जो कर रहे थे, तो कंपोनेंट की थोड़ी सी अगर बात करते हैं, तो हम लोग को पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। एक तो कंपोनेंट होता है वो किसका होता है, प्रोटीन कंपोनेंट होता है, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, लिपिड कंपोनेंट होता है। क्या होता है, लिपिड कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिपिड होता है ना, वो होता है सेमी फ्लूइड के फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है, सेमी फ्लूइड के फॉर्म में होता है। अब सेमी फ्लूइड कहने का मतलब क्या होता है, तो सेमी फ्लूइड कहने का मतलब होता है कि ना तो ये क्या है 100% क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना, ना तो ये क्या है 100% सॉलिड है, और ना ही 100% ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है ना। यानी ये क्या है, ना तो 100% ये क्या है, सॉलिड है, न तो 100% ये लिक्विड है। मतलब क्या, ये 50-50% है, यानी बोल सकते हैं ये कैसा है, सेमी फ्लूइड है। यानी 50% ऑफ सॉलिड, 50% ऑफ तुम्हारा क्या, लिक्विड, लाइक तुम्हारा क्या, जेल सब्सटेंस की तरह, ठीक है। ना तो पूरा ही पानी है 100% कंप्लीटली, और ना ही पूरा क्या है, सॉलिड है। समझ में आई बात को। तो ये जो लिपिड होता है ना, ये कैसा होता है, सेमी फ्लूइड होता है, और इसी सेमी फ्लूइड नेचर के कारण इसको बोलते हैं हम लोग क्वासी नेचर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्वासी नेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्वासी नेचर। यानी अगर तुमसे कोई पूछ दिया जाए कि लिपिड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, तो तुमको क्या बताना है यहाँ पर, क्वासी नेचर होता है, या बोल सकते हैं सेमी फ्लूइड नेचर होता है।
अगर तुमसे तब भी पूछ दिया जाए कि सेमी फ्लूइड नेचर का मतलब क्या होता है, तो तुम बोल सकते हो 50% क्या होता है सॉलिड्स होता है, 50% क्या होता है लिक्विड्स होता है, ठीक है ना। अब यहाँ तो ये समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं। तो इसमें जो प्रोटीन होता है, जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है, ठीक है ना, इंटीग्रल प्रोटीन होता है, और साथ में जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है, ये दोनों प्रोटीन जो होता है ना, लिपिड के लेयर के अंदर में और ऊपर में मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है। और कैसा मूवमेंट होता है? तो इसका लेटरल मूवमेंट होता है। लेटरल मूवमेंट कहने का मतलब है कि जैसे ये लिपिड का लेयर है, ठीक है ना, और इस लेयर में क्या करेगा, अगल बगल में ये क्या करेगा, मूव करता है। क्या करता है तुम्हारा? मूव करता है, ठीक है ना। तो लिपिड के लेयर के अंदर में प्रोटीन के मूवमेंट को, ठीक है, प्रोटीन का जो मूवमेंट होता है ना, इसलिए इस थियरी में इस वर्ड को जोड़ा गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लूइडिटी बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना। यानी क्या बताया था यहाँ पे कि जो लिपिड का लेयर जो है ना, उसके अंदर में, उसके ऊपर में प्रोटीन जो होता है ना, वो क्या करता है, मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है, ठीक है। बात समझ में आया? यानी ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी समझाना क्या चाहता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल? फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये समझाना चाहता है कि जो लिपिड का जो लेयर होता है ना, 2 लेयर होता है, उसमें जो होता है ना, प्रोटीन क्या करता है, लेटरल मूवमेंट करता है। तो इस थियरी का नाम दिया गया यहाँ पर क्या, फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया। बात है समझ में? ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे ना, इसमें 2 तरह के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ठीक है। क्या बात करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो बात करेंगे हम लोग क्या, ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, ठीक है। क्या बात करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। तो देखो सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब जो सब्सटेंस जो होता है एक सेल से होकर दूसरे सेल में जाता है, दूसरे से तीसरे सेल में जाता है, पूरे बॉडी में फ्लो करता है। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सब्सटेंसों के ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसमें कौन कौन सा मेथड पाई जाती है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्या कि इसमें डिफ्यूजन का मेथड भी पाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, और ठीक है, और साथ में ही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, ऑस्मोसिस भी पाया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देख डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, अब हम लोग जानते हैं कि डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेस एक्सचेंज के केस में होता है, ठीक है ना। डिफ्यूजन किस केस में होता है? गैसेस एक्सचेंज के केस में होता है। और लिक्विड के केस की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो लिक्विड के केस में हम लोग बात किसकी करेंगे, तो ऑस्मोसिस की बात करेंगे। लिक्विड के केस में किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑस्मोसिस की बात करेंगे, ठीक है। और डिफ्यूजन जो होता है वो गैस के केस में हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, या सॉलिड के केस में कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन किस केस में कर सकते हैं हम लोग, गैस के केस में, सॉलिड के केस में कर सकते हैं, और ऑस्मोसिस जो होता है वो लिक्विड के केस में कर सकते हैं। यानी अगर ऐसे समझा जाए कि सेल के अंदर में कोई पानी अगर इन कर रहा है, सेल के अंदर में क्या कर रहा है, वाटर जो है वो इन कर रहा है, तो बताओ ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस होता है, क्योंकि सेल के अंदर में पानी का निकलना या सेल से बाहर जाना, ये किसका एग्जाम्पल है, तुम्हारा ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। और कोई भी सब्सटेंस होता है सेल के अंदर में इन करता है, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस, या क्या करता है, एग्जिस्ट होता है, तो ये वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है ना 2 तरह का डिफ्यूजन पाया जाता है बच्चा। कितने तरह का डिफ्यूजन पाया जाता है? 2 तरह का डिफ्यूजन पाया जाता है। एक तो डिफ्यूजन होता है ना एक्टिव डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? एक्टिव डिफ्यूजन्स होता है। इसमें कितने तरह का डिफ्यूजन पाया जाता है? तो 2 तरह का, एक एक्टिव डिफ्यूजन्स होता है, और दूसरा जो डिफ्यूजन्स होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, पैसिव डिफ्यूजन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे? पैसिव डिफ्यूजन। एक एक्टिव डिफ्यूजन और दूसरा क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन्स होता है। एक्टिव डिफ्यूजन जो होता है उसमें बोल सकते हैं कि अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस में अगर एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, यानी जब हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी का यूज़ करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, एक्टिव डिफ्यूजन्स बोलते हैं। अगर विदाउट एनर्जी यूज करते हैं, क्या करते हैं, विदाउट एनर्जी का यूज करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैसिव डिफ्यूजन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पैसिव डिफ्यूजन। अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, विदाउट एनर्जी होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पैसिव डिफ्यूजन्स बोल सकते हैं। और एनर्जी का जो यूज करके कोई डिफ्यूजन्स होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्टिव डिफ्यूजन्स बोल सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम के केस में जो होता है ना, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के केस में जो होता है ना, वो कैसा डिफ्यूजन होता है, तो एक्टिव डिफ्यूजन होता है। कैसा डिफ्यूजन होता है यहाँ पे, एक्टिव डिफ्यूजन्स होता है, ठीक है। बात समझ में आया? यानी एनर्जी का यूज करे तो एक्टिव डिफ्यूजन्स, एनर्जी का यूज ना करे तो पैसिव डिफ्यूजन्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, ऑस्मोसिस की बात करते हैं। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है तुम्हारा कि डिफ्यूजन जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो
कंसंट्रेशन, कहाँ से तुम्हारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। हाई कंसंट्रेशन से कहाँ पे, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, लेकिन बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर वाटर मूव करता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस बोल सकते हैं, या इन जनरल अगर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि वाटर का डिफ्यूजन होता है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, वाटर के डिफ्यूजन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, बात आई समझ में, क्लियर कंसेप्ट। ठीक है, और ऑस्मोसिस के केस में हम लोग पढ़ते हैं, अभी बताया तुमको यहाँ पे कि अगर सेल के अंदर में वाटर इन करता है या वाटर एग्जिस्ट होता है तो ये प्रोसेस किसका एग्जाम्पल हो जाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस का एग्जाम्पल हो जाता है। और आगे चल के ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, एक आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, और एक जो होता है ना उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक्स बोलते हैं। बात है समझ में। तो इस 3 तरह का सॉल्यूशन हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक में नहीं पढ़ना है तो आप इसको मत छूइएगा, समय की बर्बादी होगा। ठीक है, तो ये सब ओवरऑल जो था वो हम लोग किसके बारे में पढ़े यहाँ पे, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और पूछने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शंस में जा सकते हैं। वहाँ पे जिस सेगमेंट में आपको लगता है कि कोई दिक्कत हो तो आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है ना।